अम, आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मतलब आधुनिक भारत का पूरा इतिहास ही समेटे हुए है। बिल्कुल। व्यापार से लेकर साम्राज्य बनने और फिर उस महान क्रांति तक का सफर। हाँ, हमारे पास स्रोत के रूप में एक बेहद ज्ञानवर्धक और विस्तृत प्रतिलेख है। और इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे काली मिर्च और कुछ मसालों की तलाश में निकले नाविकों के एक छोटे से समूह ने एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप को अपना गुलाम बना लिया। बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि कैसे भारत ने अपनी वैचारिक और राजनीतिक नींद से जागकर वापस पलटवार किया। और सीखने वालों के लिए ये यात्रा बहुत जरूरी है। मतलब ये सिर्फ तारीखें याद करने के बारे में नहीं है। हाँ, एकदम सही कहा। आज के आधुनिक भारत की जो संस्थाएं हैं, जो समाज और राजनीति है, वो किन भयानक संघर्षों से होकर गुजरी है, ये समझना बहुत प्रासंगिक है। तो चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। 1453 का साल। एक बहुत ही अहम सा, हाँ, जब कुस्तुनतुनिया पर, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं, तुर्कों का कब्जा हो गया। और इसी एक घटना ने यूरोप और भारत के बीच के पुराने व्यापारिक रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया। और हम यहीं से शुरू होती है काली मिर्च की वो दीवानगी। बिल्कुल। उस समय के यूरोप की भयंकर सर्दियों के बारे में सोचिए। जहाँ चारा नहीं बचता था जानवरों के लिए। हाँ, तो मांस को सुरक्षित रखना उनकी मजबूरी थी और इसके लिए उन्हें काली मिर्च यानी उस समय के काले सोने की सख्त जरूरत थी। वास्को डी गामा का किस्सा तो है ही। 1498 में जब वो कालीकट पहुंचा और वापस लौटा तो मुनाफा कितना था? 60 गुना। हाँ, 60 गुना ज्यादा मुनाफा अपनी पूरी यात्रा का खर्च निकालने के बाद। मतलब कोई भी पागल हो जाएगा इतने मुनाफे के लिए। और इसी मुनाफे की अंधी दौड़ में दुनिया का बंटवारा शुरू हो गया। 1492 में कोलंबस की वो ऐतिहासिक गलती भी तो इसी चक्कर में हुई थी ना। वो स्पेन से भारत खोजने निकला था और पहुंच गया अमेरिका। मजे की बात तो ये है कि वो अमेरिका को ही भारत समझता रहा और वहां के निवासियों को इंडियंस कह दिया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि 1494 की टोडे सिलास की संधि के तहत स्पेन और पुर्तगाल ने पोप की मदद से एक बहुत अजीब काम किया। क्या काम? उन्होंने अटलांटिक महासागर में एक काल्पनिक रेखा खींच दी और पूरी दुनिया को आपस में बांट लिया। मतलब एक पिज्जा की तरह दुनिया को आधा आधा काट दिया। बिल्कुल। पश्चिम की जमीन स्पेन की और पूरब की पुर्तगाल की। क्या गजब बात है। और इसी के बाद पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में अपनी दादागिरी शुरू की। उनका वो कार्टेज सिस्टम था ना। हाँ, जो एक तरह का समंदर का टैक्स या हफ्ता वसूली थी। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब मुगलों तक को मक्का जाने के लिए पुर्तगालियों को टैक्स देना पड़ता था। जमीन पर चाहे जिसका राज हो, समंदर का असली बॉस पुर्तगाल ही था उस वक्त। लेकिन धीरे धीरे डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश भी आ गए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरी। बिल्कुल। उनकी व्यापारिक कोठियों से लेकर सत्ता के गलियारों तक की यात्रा बहुत खौफनाक है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलते हैं। स्रोत के अनुसार जब हम फैक्ट्री शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कारखाने आते हैं, जहां मशीनें चल रही हों। हाँ, लेकिन उस समय फैक्ट्रियों का मतलब कारखाने नहीं था। वो असल में किले बंद व्यापारिक अड्डे हुआ करते थे। विशाल दीवारें, हथियारबंद सैनिक और गोदाम, एक तरह की मिलिट्री बेस। और इन्हीं किलों से धोखा और युद्ध की शुरुआत हुई। अगर हम 1757 के प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध को देखें तो बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। प्लासी तो कोई सैन्य जीत थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर के साथ जो साजिश रची थी वो बस एक धोखा था। लेकिन बक्सर का युद्ध, वो एक असली सैन्य जीत थी जहां अंग्रेजों ने अपनी ताकत दिखाई। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो बक्सर के युद्ध के बाद 1765 की इलाहाबाद की संधि हुई। और यहीं से कंपनी को दीवानी यानी टैक्स वसूलने के अधिकार मिल गए। और वो भयानक द्वैध शासन शुरू हुआ। हाँ, डुअल गवर्नमेंट। पैसा और ताकत अंग्रेजों के पास और बिना पैसे की सारी जिम्मेदारी नवाब के पास। इसका सबसे खौफनाक नतीजा 1770 का बंगाल का अकाल था। 1 करोड़ लोग मारे गए थे उसमें। उस समय के बंगाल की आबादी का 1/3 हिस्सा। सोचकर ही रूह कांप जाती है। और इतनी मौतों के बाद भी अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिया मुनाफे के लिए। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी उनमें। लेकिन भारतीय शक्तियों ने आसानी से हार नहीं मानी थी। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कड़ा प्रतिरोध किया। उनकी रॉकेट तकनीक और आधुनिक सेना अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गई थी। और मराठों ने तो अंग्रेजों को सबसे लंबी टक्कर दी, लगभग 50 साल तक। सीधे युद्ध में नुकसान उठाने के बाद ही अंग्रेजों ने कूटनीति का जाल फेंका,
उनकी दो नीतियां सबसे खतरनाक थी, जिन्हें हम अदृश्य हथकड़ियां कह सकते हैं। वेलेज़ली की सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस। पहली वही थी। भारतीय राजाओं को अपनी ही राजधानी में ब्रिटिश सेना रखने पर मजबूर किया गया और उसका सारा खर्च भी राजाओं को ही उठाना पड़ता था। मतलब ये तो बिना लड़े राज्य हड़पने का तरीका हुआ। बिल्कुल। और दूसरी थी डलहौजी की राज्य हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसमें तो बिना जैविक उत्तराधिकारी वाले राजाओं को बच्चा गोद लेने से रोक दिया गया था। हाँ, और इसी नियम के तहत सतारा, झांसी, नागपुर जैसे राज्यों को सीधा ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। इसी सत्ता के खेल के बीच स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू का जिक्र भी है। 1818 का भीमा कोरेगांव युद्ध, ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। जहां महार समुदाय के 800 सैनिकों ने पेशवा की 28,000 की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पेशवा की जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ दलितों के आत्मसम्मान की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। ये दिखाता है कि समाज के अंदर भी एक युद्ध चल रहा था, समानता के लिए। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसके कुछ ही दशकों बाद 1857 का महाविद्रोह हुआ, जिसे हम पहली स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एनफील्ड राइफल के चर्बी वाले कारतूसों का मुद्दा था। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि वो तो सिर्फ एक चिंगारी थी। असल में किसानों से उनकी जमीन छीनी गई थी, कारीगरों का रोजगार बर्बाद हो चुका था और राजाओं के ताज छीन गए थे। और धार्मिक आस्थाओं पर भी हमले हो रहे थे। 1850 का धार्मिक निरज्ञता अधिनियम इसका एक बड़ा उदाहरण है। जहां धर्म बदलने पर भी पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता था। लोगों को लगा उनका धर्म खतरे में है। इन सब का मिलाजुला विस्फोट था 1857। लेकिन इतनी बड़ी क्रांति विफल क्यों हो गई? अगर हम स्रोत के तथ्यों को निष्पक्ष रूप से देखें तो केंद्रीय नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी थी। हर कोई अपने अपने मोर्चे पर लड़ रहा था। हाँ, और क्रांति समय से पहले शुरू हो गई थी। इसके अलावा कई बड़े भारतीय राजाओं जैसे सिंधिया, होलकर और निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया। मतलब अपनों ने ही अपनों को धोखा दिया। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि इस क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और 1858 में भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के शासन में आ गया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्रांति के बाद जब राजनीतिक निराशा थी, तो अचानक 19वीं सदी में ही भारतीयों को अपनी सदियों पुरानी कुरीतियों पर सवाल उठाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? बहुत ही लाजवाब सवाल है। इसके बाहरी और आंतरिक दोनों कारण थे। ईसाई मिशनरियों की आलोचना एक बाहरी कारण था, और आंतरिक रूप से सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और पुरोहितवाद जैसी कुरीतियों ने समाज को खोखला कर दिया था। बिल्कुल। और इसी समय परंपरा और आधुनिकता का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। राजा राममोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। आपको पता है, वे 12 भाषाएं जानते थे। हाँ, वो पूर्व और पश्चिम के सर्वश्रेष्ठ का संगम चाहते थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का काम भी तो अभूतपूर्व था। उन्होंने पारंपरिक शास्त्रों का ही इस्तेमाल करके 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाई। और अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो ज्योतिबा फूले का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी किताब गुलामगिरी, जो 1873 में आई थी, उसमें उन्होंने भारत की जाति प्रथा की तुलना सीधे अमेरिका की दास प्रथा या स्लेवरी से की थी। ये एक बहुत ही कड़ा और जरूरी प्रहार था ब्राह्मणवादी वर्चस्व पर। और इसी वैचारिक क्रांति को विश्व स्तर पर ले गए स्वामी विवेकानंद। 1893 का शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, जहां उन्होंने पश्चिमी भौतिकवाद और पूर्वी अध्यात्म के मेल की बात की। ये जो पूरी वैचारिक और सामाजिक जागरूकता थी, वो धीरे धीरे राजनीतिक चेतना में बदलने लगी। और इसी का परिणाम था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। स्रोत में लाला लाजपत राय की सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का जिक्र है। हाँ, अंग्रेजों ने इसे 1857 जैसे एक और हिंसक विद्रोह से बचने के लिए एक मंच या सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनाया था। लेकिन यही मंच आगे चलकर आर्थिक राष्ट्रवाद की आवाज बन गया। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी या धन निष्कासन सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए, जिसने ये साबित कर दिया कि ब्रिटिश राज भारत को सभ्य नहीं बना रहा है, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमें लूट रहा है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम 1905 के बंगाल विभाजन को देखते हैं, मतलब साफ था, फूट डालो
और राज करो। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का तो बस बहाना दिया था। असली मकसद बंगाल को धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिम बहुल इलाकों में बांटकर उनकी एकता को तोड़ना था, क्योंकि बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था। लेकिन इससे हुआ उल्टा और स्वदेशी आंदोलन ने पूरे देश को एक कर दिया। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो ये साफ है कि एक विदेशी व्यापारिक कंपनी ने कूटनीतिक, रेलवे और टेलीग्राफ जैसे तकनीकी बुनियादी ढांचे और सैन्य बल का इस्तेमाल कर भारत पर नियंत्रण किया। लेकिन अनजाने में ही सही, उन्होंने भारत को आधुनिक बनाने और जोड़ने वाली परिस्थितियों को भी जन्म दिया, जिससे एक एकजुट और राजनीतिक रूप से जागरूक भारत खड़ा हुआ। इस विस्तृत प्रतिलेख ने सच में इतिहास के कई पन्नों को बहुत बारीकी से खोला है। और जाते जाते स्रोत के बिल्कुल अंत में उठाया गया एक बहुत ही विचारणीय सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। इतिहास की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प क्या होता अगर के मुहाने पर लाकर खड़ी कर देती है। मैं भी उसी के बारे में सोच रहा था। सोचिए, अगर द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम कुछ और होता और जापान को इतनी जल्दी आत्मसमर्पण ना करना पड़ता तो क्या होता? तो क्या सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का दिल्ली चलो अभियान भारत के इतिहास का एक बिल्कुल नया और अलग अध्याय लिख देता? भारत की आजादी का वो आखिरी पन्ना कैसा दिखता? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है। सच में ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इस पर चिंतन जरूर कीजिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। बिल्कुल, इतिहास के ऐसे ही और पन्नों के साथ फिर मिलेंगे।